हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस वीक इन पाकिस्तान। जब से हमारा शो शुरू हुआ है आई डोंट थिंक कोई ऐसा 2 या 3 हफ्ते गुजरे हैं जहां शहजाद और मैंने दहशतगर्दी पे गुफ्तगू ना की हो या दहशतगर्दी से गुफ्तगू की शुरुआत ना की हो। तो वंस मोर वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन फ्राइडे April 25th। 5:30 बज रहे हैं पाकिस्तान में, 8:30 बज रहे हैं यूएस या डीसी में। और इंडिया पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ है वो एक बार फिर हमारे सामने है इन द वेक ऑफ अनदर ग्रूसम टेरर अटैक इन कश्मीर जिसपे टूरिस्ट को मारा गया। कुछ वीडियोस भी मैंने देखी, बड़ी ग्रूसम है। उसके बाद एक एस्केलेशन हुई है दोनों ममालिक के दरमियान। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है भारत ने। पाकिस्तान ने उसके रिस्पांस में कहा है कि डाइवर्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर और स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ वाटर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और शिमला अग्रीमेंट जो है उसे भी पाकिस्तान शायद सस्पेंड कर दे आने वाले हफ्तों के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर। तो एक बार फिर जो है एक्सपेक्टेशन है जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि एक मिलिट्री एस्केलेशन लाइकली है, एटलीस्ट एक राउंड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली द स्पेक्टर ऑफ टेररिज्म इन दिस रीजन, द डेथ टोल ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स इज वंस अगेन प्राइम न्यूज। और उसके ऊपर अब जो है सियासत भी हो रही है, जंग का ख्याल भी किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है पूरा रीजन एक बार फिर न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शहजाद, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Um, First of all, nothing but condemnation for the act itself. I think कोई भी नहीं है जो इस एक्ट को डिफेंड कर सकता है। और आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर वो जो लोग हैं कि अगर टेररिज्म हो और लोग मरे हैं और वो सेलिब्रेट करना शुरू हो जाते हैं बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द पर्सन डाइंग और बेस्ड ऑन व्हाट साइड ऑफ द बॉर्डर समबडी हैज डाइड ऑन, आप में और टेररिस्ट में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। सिर्फ मीन्स का शायद फर्क है। आपके पास भी कैपेसिटी होती तो आप अनफॉर्चुनेटली वही करते। खुदा का वास्ता है, इस नफरत से बाहर आए। बलूचिस्तान में ट्रेजेडी हो तो ट्रेजेडी है, कश्मीर में ट्रेजेडी हो तो ट्रेजेडी है। इनोसेंट लोगों का मरना कभी कोई कहीं पे भी दुनिया में डिफेंड नहीं कर सकता। इसमें उज़ैर काफी लोगों ने हमें मैसेज भी किया। हमारा करंट अफेयर शो दिस वीक इन पाकिस्तान है जो संडे को आता है, तो मुझे जरूरी नहीं लगा कि फौरन कोई वीडियो बना दी जाए, क्योंकि मुझे खुद ऑनेस्टली कश्मीर का और कश्मीर की हिस्ट्री और नुआंसेस इतने नहीं पता। तो इस हफ्ते मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, सीखने की कोशिश की। आ, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसका नाम सामने आ रहा है, ये क्या ग्रुप है, ये क्या तारीख है? बिकॉज जितना मैंने पढ़ा है, दिस सीम्स लाइक अ ग्रुप दैट्स इंडिजिनस टू द रीजन। ऑब्वियसली अगर पीछे से पाकिस्तान की सपोर्ट है वो हो सकता है, लेकिन ये जो ग्रुप इटसेल्फ है जिसने ये एक्ट ऑफ टेरर कमिट किया है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसके बारे में क्या पता है उजैर आपको? शहजाद, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, एंड आई थिंक इट वाज गुड वी डिडंट डू अ इमीडिएट या वीडियो, और उसकी वजह मैं इस सवाल पे आने से पहले समझा देता हूँ। और लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे सो पीपल कैन कंपेयर। शुरू में जब ये अटैक हुआ उसके अगले दिन एक रिपोर्ट आई द प्रिंट के अंदर जिसपे कहा गया कि जो पुलिस की रिपोर्ट है वो शो कर रही है कि जो टेररिस्ट थे वो कम्युनिकेशंस में थे कराची और मुजफ्फराबाद में। यानी कि डायरेक्ट हैंडलर्स कोट अनकोट अगर हम कहें उस रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर। कल की रिपोर्ट April 24 की रिपोर्ट जहां इंडिया में ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां ब्रीफिंग दी गई तमाम पार्टीज को जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। वहां बताया गया कि फॉर अ फ्यू डेज देयर वाज नो कम्युनिकेशंस इन द एरिया जहां टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे थे, यानी कि कोई सिग्नल्स नहीं थे, कोई कॉम्स नहीं था। तो जब शुरू में रिपोर्ट्स आती हैं और हम उस पर एनालिसिस करते हैं तो वो जो है मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, मिस इंटरप्रिटेशन भी होती है, डिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, वर्स्ट के सिनेरियो में फेक न्यूज भी होती है। और अभी भी हम जब 25 अप्रैल को बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने कि वो प्लानिंग किस तरह हुई, इतनी डीप टेरिटरी में कैसे गए, पुलिस कहाँ थी। अब रिपोर्ट ये भी आई है कि जहां ये टूरिस्ट थे वहां पे अप्रूवल नहीं था बगैर सिक्योरिटी के जाने का, और कोई काफी दिनों से ही चल रहा था। आज इंडिया ने
कट डाउन करना शुरू किया है कश्मीर में विदाउट सिक्योरिटी अप्रूवल, जो काफ़ी अनऑथराइज्ड टूरिस्ट स्पॉट्स ऑपरेट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आएंगी एंड देन वी कैन डू अ डीपर डाइव इनटू के व्हाट हैपेंड एंड हाउ डिड इट हैपन। जहां तक रेजिस्टेंस फ्रंट का ताल्लुक है, जो डिफेंस एनालिस्ट या सिक्योरिटी एनालिस्ट जिनको मैं पढ़ता हूँ अक्रॉस द बॉर्डर, वो ये कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, और इसे इंडिजनाइज करने के लिए एक नया नाम दिया गया रेजिस्टेंस फ्रंट का, जो कि पोस्ट 2018 जो है एक्टिव हुआ। और उसकी वजह प्राइमरीली जो इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि क्योंकि दुनिया में एक मूड चेंज हो गया था इंटरनेशनल जिहाद का, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और क्योंकि एक तरह से जिहाद इंटरनेशनली फैशन में नहीं रहा, अगर हम ऐसे पार्लांस इस्तेमाल करें, तो एक इंडिजिनस मूवमेंट जो रेजिस्टेंस की बात करे, जो कि सेक्युलर थोड़ी सी आइडियोलॉजी हो, वो ज़्यादा कनेक्ट करेगी कश्मीर के यूथ के साथ भी, और फिर दुनिया के अंदर भी जो है वो जिहाद का टैग जो है वो लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। सो दिस इज हाउ दिस ग्रुप केम इनटू बीइंग। अब क्या वो 100% एक्यूरेट है रिपोर्टिंग, क्या नहीं है, आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ इट इमर्ज्ड। इस ग्रुप का ऑपरेशन जो है अभी भी इस अटैक के अंदर भी जो बताया जा रहा है वो है कि डोमेस्टिक हेल्प थी। अजय शुक्ला जो कि एक बड़े जबरदस्त इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने वायर में इंटरव्यू भी दिया जहां उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स जब इन्फिल्ट्रेशन होती है बॉर्डर के ऊपर, तो ये टेररिस्ट कश्मीर की वैली में जो है रहते हैं, वहां उनको लोकल सपोर्ट करते हैं, पनाह देते हैं, खाना देते हैं, जगहें देते हैं। तो ऑफ कोर्स कोई भी इंसर्जेंसी, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो कश्मीर हो, वो लोकल सपोर्ट के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती, विच इज द सिचुएशन इन कश्मीर एज वेल। इसके साथ साथ आखिरी पॉइंट ये कि जो ये बड़ा है मामला रेजिस्टेंस फ्रंट का या बाकी ग्रुप्स का, ये हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर जो है ड्रिप एस्केलेशन देखी है, जहां छोटे मोटे इसी तरह के अटैक्स हो रहे थे। काफी दिनों से ये सेल्स ऑपरेशनल हैं इंडियन कश्मीर के अंदर, और इसके ऊपर जो है हर थोड़े दिनों बाद झड़प भी होती थी, कुछ मारे जाते थे, कुछ बताया जा रहा था कि ऑपरेशन में थे। सो दिस वाज समथिंग, दिस इज अ ग्रुप दैट हैज बीन एक्टिव फॉर अ व्हाइल इन द वैली, and this is a group that from Indian security forces, Indian defense analysts, offshoot है लश्कर तैयबा का, लेकिन इसके पास लोकल सपोर्ट भी मौजूद है, लोकल एसेट्स भी मौजूद हैं, और लोकल कैपेसिटी भी मौजूद है। इसमें वही अमित शाह ने भी जो बोला था कि पीस आ चुका है वापस कश्मीर में, कश्मीर ओपन फॉर टूरिज्म। तो मैं देख रहा था कि 4-5 लोग इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं या किसी का मर्डर कर दिया, ये रेगुलरिटी के साथ हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली दुनिया में जो कुछ हो रहा है शायद वो न्यूज़ उस तरह से नहीं आ रही होती है। जब जाफर एक्सप्रेस हुआ, हमने सारा डिस्कशन किया कि ऑफ कोर्स जो जिन्होंने किया है वो तो टेररिस्ट हैं, उनको कोई नहीं डिफेंड कर रहा है, लेकिन हमने मल्टीपल पॉडकास्ट किए कि भाई एक्चुअल ग्रीवेंसेस क्या हैं। देशभक्त की भी मैं वीडियोस देख रहा था, उसने भी यही बोला कि लोकल सपोर्ट था। अगर तो आप सिर्फ ये सोचें कि भाई जो लोकल सपोर्ट कर रहे हैं वो टेररिस्ट हैं, दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं, इनको न्यूक कर दें, जो सोच आपकी मेन स्ट्रीम हॉकिश लोगों में पाकिस्तान में भी पाई गई बलूचिस्तान के बारे में, जाफर एक्सप्रेस के बारे में, तो आई डू फील दैट ये गुस्सा या इमोशंस निकालने का एक जरिया तो हो सकता है, बट ये एनालिसिस नहीं हो सकता। तो इधर भी बनी जो भी है वो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद हुई। तो इन टर्म्स ऑफ लोकल सपोर्ट, again we'll get to the idea that this doesn't mean you start hating all the locals or the Kashmiris, but there is genuine grievances in terms of what India has done in Kashmir. So if we can openly talk about what Pakistan has done in Balochistan and criticize that, I do feel कि Indian media में especially ये discussion बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि अगर local sympathies या grievances हैं, तो इंडिया के जो actions हैं या आर्टिकल 370 की जो revocation के बाद एक sentiment है या resentment है, वो फैक्टर इन एनालिसिस में बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो इस बारे में उज़ैर आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसके अंदर अगेन आई वुड रेकमेंड लोग जाके अजय शुक्ला का पूरा इंटरव्यू देखें। और अजय शुक्ला जो है वो ही इज इन द डिफेंस सिक्योरिटी कम्युनिटी बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान में बड़े सीरियस एक्सपर्ट माने जाते हैं, और उन्हें लोग पढ़ते हैं, उनकी बात बड़े गौर से लोग सुनते हैं। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में खुद ही ये कहा कि जो ये बताया गया कि कश्मीर में नॉर्मलसी आ चुकी है पूरी की पूरी, और सब कुछ जबरदस्त है और सब कुछ ठीक है, काफी हद तक उसमें हमें नजर आता है टूरिज्म नंबर्स वापस आ गए, इलेक्शन में टर्नआउट अच्छा हुआ,
एटसेट्रा, लेकिन लोकल इश्यूज मौजूद रहे। और अजय शुक्ला, विच आई एग्री विथ हिम, कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट हाइपिंग अप कि सारा कुछ मामला ठीक हो चुका है, तो फिर कंप्लेसेंसी आ जाती है, कंप्लेसेंसी सिक्योरिटी सर्विसेज में आ जाती है, कंप्लेसेंसी गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है, कंप्लेसेंसी पुलिस के अंदर आ जाती है, और फिर आप अपने सामने जो इंसर्जेंट हैं उसे हल्का लेने लगना शुरू कर देते हैं। तो यही उनका पर्सपेक्टिव है इसके अंदर। आई थिंक ग्रीवेंसेस के हिसाब से पोस्ट 370 जो क्रैकडाउन हुआ, उसके बाद इंटरनेट बंद किया गया, उसके बाद सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ाई गई, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं उन इश्यूज के अंदर जो अंडरलाइंग मौजूद हैं कश्मीर में। पोस्ट इलेक्शन एक्सपेक्टेशन ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता माहौल इंप्रूव होगा, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई दिस अटैक हैपेंड, राइट? कि अगर आपको लग रहा है, आप अगर एक टेरर ग्रुप हैं और आपको टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, नंबर एक, टेररिज्म की डेफिनेशन है यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस बाय आर्म्ड ग्रुप्स, राइट? लार्जली नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स। इफ यू गो बाय दैट डेफिनेशन, अगर आप टेरर ग्रुप है रेजिस्टेंस फ्रंट की तरह के, तो आपको लग रहा है कि भाई इलेक्शन हो गया, टर्नआउट भी हायर देन एक्सपेक्टेड था, गवर्नमेंट भी बन गई, आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोग्रेस होना था पॉलिटिकल साइड पे, जिससे शायद ग्रीवेंस ओवर टाइम कम हो अवाम के अंदर, वो होना शुरू हो गई है। तो अब कोई तरीके से हम हिंदू मुसलमान या किसी और इशू पर अटैक करें, इनोसेंट लोगों को मारें, पॉइजन करें पूरी इन्वायरमेंट को, और उसके बाद शायद फिर हमारी ये जगह बन जाए। तो दिस इज हाउ आई सी इट एज वेल। एंड आई थिंक कि ये जो ब्रॉडर व्यू था दिल्ली के अंदर, जब मैं काफी सालों से इस बात पे बात करता हूँ प्राइवेटली लोगों से, तो प्राइवेटली लोग हमेशा यही कहते थे कि यस, थिंग्स आर स्लोली गेटिंग बेटर इन कश्मीर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ जबरदस्त हो चुका है। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेयर द रेटरिक ऑफ सेइंग कि हमने जबरदस्त काम किया है, वो आपको बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। इसमें जो बलूचिस्तान में भी हम यही बात करते हैं ना कि अगर हर सड़क पे आपको पुलिस खड़ी करके सेफ्टी और सिक्योरिटी लानी है, तो वो फिर सेफ्टी और सिक्योरिटी तो नहीं है उस तरह से। मैं भी द प्रिंट पे एक देख रहा था, वाज अ डिबेट ऑफ सॉर्ट्स, जिसपे यही सिक्योरिटी डिस्कस हो रही थी, एंड प्रीवेलिंग नैरेटिव इज के ये सिक्योरिटी फेलिंग है। उसपे एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है कि भाई आप अगर टेरेन देखें, जो लोग ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, ड्रोन, भाई वो ड्रोन अगर ऊपर से मॉनिटर करेगा तो उसको क्या पता चलेगा नीचे कौन मिलिटेंट है, कौन मिलिटेंट सिंपथाइजर है, कौन आम आदमी है। प्लस ऊपर की जिस तरह की ट्रेन है, वो उस तरह से ड्रोन ऑपरेट कर भी नहीं सकते। प्लस अगर टूरिस्ट जा रहे हैं और आपके 15 ड्रोन साथ फिर रहे हैं, तो वो जो एक माहौल आप देना चाहते हैं कि सेफ्टी सिक्योरिटी आ गई है इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी लैब्स। ये डिबेट सुनने के बाद फिर जाकर मैंने वो जगह देखी भी, थोड़ा उसका टेरेन देखा भी। इट्स एक्सेसिबल थ्रू अ हाइक, या लोग घोड़े पे जा रहे होते हैं। तो मे बी इसको सेलेक्ट करने की एक वजह ये भी थी कि अगर एक एक्शन हो टेररिज्म का वहां पर, तो पुलिस को आने में ही 30-40 मिनट लगेंगे, और ये दिन के टाइम हुआ और काफी देर तक लोगों से पूछ कर हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। तो आई थिंक वो ऑफ कोर्स एक सिक्योरिटी फेलियर तो है। हर टेररिज्म जो भी हो, वो एक इंटेलिजेंस फेलियर भी होता है, वो एक सिक्योरिटी फेलियर भी होता है। बट इन टर्म्स ऑफ द टेरेन ऑफ वेयर इट हैपेंड, इट सीम्स लाइक के इतना आसान नहीं था कि रैपिड पुलिस रिस्पॉन्स हो सके, या जितना कश्मीर है हर जगह पुलिस और आर्मी डिप्लॉय कर कर चेक पॉइंट्स लगाकर भी टूरिज्म वहां पे प्रमोट नहीं हो सकता है, नॉर्मलसी की जो वो इमेज देना चाह रहे हैं। So yes, it is a security and intelligence failure, but at the same time, it's not as easy as people are pointing it out to be. Look, all terror attacks are security failures. अब अगर हम अब ये मैंने पाकिस्तानी मीडिया में कुछ कॉन्वर्जेशंस देखी, वो जो जिनका व्यू है कि कोट एंड कोट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वो ये इंसिनुएट कर रहे हैं कि बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं थी और इस वजह से ये सब हुआ। तो फिर मेरा सवाल बनता है कि जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग हुई, वहां सिक्योरिटी कहाँ मौजूद थी? नहीं थी, तो क्या वो फॉल्स फ्लैग था? दोज थिंग्स आर अ बिट क्रेजी टू आर्ग्यू कि ये इस तरह हुआ क्योंकि पुलिस नहीं थी और सिक्योरिटी नहीं थी। जो लैप्सेस हुए हैं मेरे नजदीक, अगेन फॉलोइंग रीडिंग द रिपोर्टिंग फ्रॉम इंडियन मीडिया इटसेल्फ, जो कि काफी सीरियस लोग इस पर लिख रहे हैं, वो मल्टीपल लेवल्स पर हुआ है। नंबर एक, ये जो लोकेशन है, ये उस तरह की लोकेशन नहीं है जहां अमूमन आपको टेरर एक्टिविटी होती हुई नजर आती है। यानी कि इन्फिल्ट्रेशन जो टेररिस्ट ने की है वो काफी अंदर तक गए हैं कश्मीर के। तो मल्टीपल सिक्योरिटी, वहां तक पहुंचना, हाइक करना, उस एरिया में रहना, खाना पीना करना, ऑल ऑफ दैट स्टफ मींस के आपने मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी
अवॉइड करके आप वहां तक पहुंचे, नंबर एक। नंबर दो, जो रिपोर्ट आई है कि 45 मिनट्स लगे फौरन आने में। एज यू सेड, दिस इज नॉट अ कम्यूटेबल एरिया कि आप जीप में बैठे और फौरन पहुंच गए। यू हैड टू हाइक देयर और गेट ऑन हॉर्स बैक और डोंकीज। नंबर टू। नंबर थ्री के उसके बाद वो डिस्पर्स हो गए, और वो अभी तक ऑपरेशन जो है वो चल रहा है कि उनका अता पता लगाया जाए। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक, मल्टीपल सिक्योरिटी फेलियर्स। नंबर टू, आपका जो इन्फॉर्मेंट नेटवर्क है वैली के अंदर वो इतना सॉलिड नहीं रहा फॉर ऑब्वियस रीजंस, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू लोकल ग्रीवेंसेस हो सकता है, हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। और नंबर थ्री ये कि आपने जो इस वक्त छानबीन कर रहे हैं आप इन दहशतगर्दों की, उसके अंदर आपको जो है मुकाबला सामने एक है हाईली ट्रेन, हाईली सोफिस्टिकेटेड सेल का है। इसलिए क्योंकि आप अगर फॉरेस्ट में दहशतगर्द हैं और आप दिन गुजार रहे हैं, हफ्तों गुजार रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन के बाद, तो आप अपने आप को फीड कैसे कर रहे हैं, ठंड में आप रह कैसे रहे हैं, बारिश के मौसम में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर हैवी हाई लेवल्स ऑफ स्किल। ऐसा नहीं है कि आप और मेरे जैसे लोग उठ के चले जाएं और 4 हफ्ते कश्मीर के फॉरेस्ट के अंदर चिलिंग करें, ऐसे नहीं हो सकता। वी विल गेट सिक एंड प्रोबेबली डाई इन दैट सिचुएशन, राइट। तो वो सारी चीजें जो हैं अब सामने आ चुकी हैं, एंड इट इज वेरी एविडेंट दैट वेदर इट इज द रेजिस्टेंस फ्रंट और सम अदर ग्रुप दैट इज ऑपरेटिंग इन द वैली, उनका लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन और उनकी लेवल ऑफ कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ी है पिछले कई सालों में। आई थिंक यही वजह है, अगर मैं चाहूँ तो भी मैं टेररिस्ट नहीं हो सकता। जो लोग मुझे बोलते हैं तू भी एक टेररिस्ट है, भाई यार पहाड़ों शहाड़ों पे तो मैं चढ़ नहीं सकता, मैं क्या कैसे जाऊंगा मैं? मतलब अगर कोई जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम को सुबह उनकी बस जाना था, अगर मेरा हैंडलर बोले कि यार सुबह 7:30 बजे पहुंचना है पे, मैं उठूंगा ही नहीं। तो मेरे लिए तो बहुत शहजाद कंप्लेन करता है, मैं उसको 9 बजे पॉडकास्ट के लिए उठाता हूँ, तो बताओ। हर दफा कराची में कहता है तुमने और जल्दी उठा दिया। वो तो दूर भी नहीं जाना पड़ता ना। सोचो वो बोलेंगे भाई न्यूजीलैंड की टीम निकल रही है सुबह 7 बजे, तुमने पहुंचना है 6:30 बजे रिपोर्टिंग है। हम लाइक यार जब वापस आ रही होगी मैच से कल तब ट्राई देखेंगे। कर अब ट्राई करते हैं, अभी इतना सुबह तो मुश्किल है ये काम करना इसमें। अगर हम इंडियन मीडिया पे आते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन घर से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो है, अब मुझे नहीं पता कि कहा गया है बोलने को या वाकई लोगों के जेन्युइन ओपिनियंस हैं। जेन्युइन भी हो सकते हैं बिकॉज द इंडियन इमीडिएट रिएक्शन हैज आल्सो बीन हाईली सेंसेशनलाइज्ड। पर इसमें जो आर्ग्यूमेंटेशन मैंने खासकर पाकिस्तानी मीडिया पर देखी वो बहुत ही नाकिस थी। वो जिस तरह हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस भी होता है, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हो गया, ऐसा होना था तो वैसा क्यों नहीं हो गया, सारी उसी तरह की आर्गुमेंटेशन है कि भाई ऐसा लग रहा था प्लान्ड है। स्केचेस भी फौरन आ गए। स्केचेस फौरन ही आते हैं, स्केचेस आते हैं बेस्ड ऑन आई विटनेस अकाउंट्स। अगर किसी ने आई विटनेस देख लिया है, वो जाके किसी से बात करे तो वो स्केच बन जाता है उसमें। दूसरा, अब जी इंडस वाटर ट्रीटी फौरन उन्होंने कर दिया, ऐसा लग रहा था पहले से लिख के रखा है, नहीं पहले से सोच के रखा हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी पे पहले भी पाकिस्तान को बुलाया है कि रीनेगोशिएट करें। तो ये कहना बिल्कुल जायज है कि यार आपने पहले से सोचा हुआ था कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड करनी है या इन अबेंस करनी है, व्हाटएवर दैट मींस। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई वो करने की, लेकिन इसको इस तरह से पेश करना कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया, प्लीज जरा कुछ सोच कर समझ कर ये बातें किया करें। अगेन जो आपने बात की कि कई महीनों से वो है, तो ऐसा नहीं है कि जाफर एक्सप्रेस हुआ और हमने बोला कि चलो भाई ट्रेन हो और निकलो यहाँ से फौरन। आपके स्लीपर सेल्स होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, वो एक्टिवेट किस तरह से होते हैं, कब होते हैं, वो तो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है। पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत ही मेरे ख्याल से बुरा एनालिसिस हुआ, जितना मैंने देखा एटलीस्ट। इंडियन मीडिया की अगर हम बात करें उजैर, ये भी तो थोड़ा अनफेयर है, और हमने इस पॉडकास्ट पे खुलकर बात की है 26/11 का, जहाँ एविडेंस आ गया। ने बार-बार बोला है कि पाकिस्तान उसके पीछे था, पाकिस्तान ने किया, उसकी गलतियाँ हैं। इन द पास्ट हमने टेररिज्म सपोर्ट भी किया है, और हो सकता है ये भी हमने ही करवाया हो। बट जो एक इमीडिएट आपने देखा, देयर वाज़ नो क्रिटिकल डिस्कशन। मैं अगर उसको कंपेयर करूँ पोस्ट जाफर एक्सप्रेस, हमारी भी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी भी गवर्नमेंट ने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि ये सारी रॉ की साजिश थी, रॉ के हाथ थे। मैंने किसको ही ये सीरियस एनालिसिस या यूट्यूब तो छोड़ें, आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी जो आपके सीरियस लोग हैं, उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने यही डिस्कस किया कि हमारे क्या फीलिंग्स हैं, बलूचिस्तान की क्या हिस्ट्री है। बट आई फील लाइक वो क्रिटिकैलिटी इंडियन मीडिया में तो मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आई, एंड देयर वाज़ अ लॉट ऑफ सेंसेशनलिज्म। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट?
आई थिंक वो सेंसेशनलिज्म बढ़ा है, और इंडियन केबल न्यूज़ मीडिया जो है वो उसका डिक्लाइन वो एक पूरी अलग स्टोरी है, जिस पे आप 2 घंटे की वीडियो बना सकते हैं कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह कॉर्पोरेटाइजेशन हुई, उस कॉर्पोरेटाइजेशन के पीछे कौन लोग हैं, उनकी क्या बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और वो क्यों इस तरह एक नैरेटिव बनाते हैं। वो एक पूरी एक अलग गुफ्तगू है जो बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। आई थिंक दूसरी चीज जो ये है कि क्योंकि इतना कंपेटिटिव स्पेस है केबल न्यूज मीडिया इंडिया का, तो आई बॉल्स खींचने के लिए आपने सनसनी फैलानी होगी। You will have to get to Arnab's level to catch and outwit him or get more eyeballs than him. Having said that, जो YouTube पे इन पर्टिकुलर जो हैं कॉन्वर्जेशंस वो थॉटफुल हुई हैं जो मैंने देखी हैं। अगेन आई रिपीट, लोग अजय शुक्ला की कॉन्वर्जेशन जाके देखें, इवन द प्रिंट पे थॉटफुल कॉन्वर्जेशंस हुई हैं। यू डोंट हैव टू अग्री विद ऑल ऑफ देम इफ यू आर अ पाकिस्तानी व्यूअर, लेकिन एक थॉटफुल किस्म का पर्सपेक्टिव दिया गया है कि इश्यूज क्या हैं, डील कैसे करना है, इवन इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान के साथ किस तरह डील करना है, विच आर सम ऑफ द हॉकिश ऑप्शंस, लेकिन वो भी एक आप थॉटफुल तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज ऑफ कोर्स ये पोस्ट मुंबई एक डिफॉल्ट बन चुका है फॉर रीजंस आई अंडरस्टैंड, कि आप फॉरन पाकिस्तान को ब्लेम करें। एंड इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस द रन अप टू दिस एक्ट ऑफ टेरर जो था वो काफी ऑब्वियस था, जिसकी वजह से इतना बड़ा एस्केलेशन हुआ कि जाफर एक्सप्रेस होता है। हमने अपनी पॉडकास्ट पे उस दिन बात की थी उस हफ्ते के रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने की बात की जा रही है पाकिस्तान में। वी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन ऑन कि क्या ये अफगानिस्तान की तरफ इशारा है, कश्मीर की तरफ है, किसी और तरफ है, एंड वी विल सी। वहां से एस्केलेट हुआ, आर्मी चीफ की फिर स्पीच आई, उस पर भी एस्केलेशन हुई रेटरिक की, और फिर अटैक होता है। तो दिस वाज बिल्डिंग अप। मैंने आज सुबह कॉन्वर्जेशन की मोहम्मद फैसल से, रिसर्चर हैं ऑस्ट्रेलिया में, इज अ वेरी गुड थॉटफुल एक्सपर्ट ऑन दिस डायनामिक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उन्होंने भी यही कहा कि दिस वाज समथिंग के फैसल के दिमाग में कई महीनों से जो है ये ड्रिप 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 होता हुआ नजर आ रहा था, और ये बिल्डअप हो रहा था टू समथिंग large. So when I asked Faisal, I was like, were you surprised by this act of terror in Kashmir? And he was like, no, I was not, because ये बिल्डअप होता हुआ हमारी आंखों के सामने नजर आ रहा था। अब इसके अंदर आप कह सकते हैं पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल था, डायरेक्टली आईएसआई थी, हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑब्वियसली रेजिस्टेंस फ्रंट ने मौका देखा कि रेटरिक शार्पन हो रहा है, तो मौके का फायदा उठाओ। आप ये भी कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अल्टीमेटली इसके अंदर अगेन जो प्रूफ पॉइंट्स हैं वो इंडिया के पास अगर मौजूद हैं तो वो डेफिनेटली अपनी डिप्लोमेसी में, अपने मीडिया एंगेजमेंट्स में, इंटरनेशनल साइट पे वो सामने रखेगा, और जब वो रखेगा तो उसकी कवरेज हो जाएगी, और हम उसे जरूर कवर करेंगे कि क्या उन्होंने एविडेंस प्रेजेंट किया है इसका। विच इज व्हाट आई प्रेफर कि लोग एविडेंस की बेसिस पे बात करें, एनालिसिस करें। अगर हमने इसी तरह आर्गुमेंटेशन करनी है जो पाकिस्तान में पॉपुलराइज हो गई है, फायदा किसका हुआ इससे? तो भाई फायदा टेररिस्ट का भी हुआ जो इस चीज को इंटरनेशनलाइज करना चाहते थे, अटेंशन देना चाहते थे। प्रिंट पे भी जो डिबेट हो रही थी उस पे बड़े अच्छा उन्होंने डिस्कशन किया। समबडी सेड दिस वाज अ डेस्परेट एक्ट ऑफ टेरर एंड द अदर गाय सेड एवरी एक्ट ऑफ टेरर इज अ डेस्परेट एक्ट ऑफ टेरर। को टेररिस्ट का काम ही ये होता है कि आप अटेंशन ड्रॉ करें कि यार चीजें अगर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, लेट्स अज्यूम कि भाई पाकिस्तान भी नॉर्मलाइजेशन चाहता है, इंडिया भी नॉर्मलाइजेशन चाहता है, तो जो जिहादी ग्रुप्स को फंडिंग मिल रही है, जिनका खर्चा चलता है, वो नहीं नॉर्मलाइजेशन चाहेंगे और वो इस चीज को खराब करना चाहेंगे। तो अगर हमने यही आर्ग्यू करना है कि भाई फॉल्स फ्लैग था क्योंकि मोदी का फायदा हो गया, पाकिस्तान ने करवाया क्योंकि पाकिस्तान का फायदा हो गया, तो आपके जो ऑलरेडी प्री कंसीव नोशंस है उन्हीं को आप उनकी कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं एज अपोज टू सीइंग एवरी इंसिडेंट फॉर व्हाट इट वाज। इवन जो आपने बात किया द प्रिंट का, आई डू फील इंडिया का सेंटर लेफ्ट हो या लेफ्ट हो, लेट्स से प्रिंट सेंटर लेफ्ट है या देशभक्त लेफ्ट लेफ्ट है, वी आर्ग्यूमेंटेशन सेंटर राइट है वैसे, चले सेंटर कर लें। आई डू फील कि जो इंडिया का अब राइट है उसको प्रिंट भी नहीं पसंद, तो वो भी द आर्ग्यूमेंट इज कि भाई हमने करना तो है पाकिस्तान को। अब सवाल ये है, जो राइट राइट है वो कहता है न्यूक मार दो, जो सेंटर राइट है वो कहता है अच्छा यार कुछ जगहों को बॉम्ब मार दो, और जो सेंटर लेफ्ट है वो भी मिलिट्री एक्शन के तो हर कोई उन फेवर है। बट एक जो पर्टिकुलर एनालिसिस था शेखर गुप्ता का स्पेशली, जिनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आई डू फील कि वो थोड़ा प्री कंसीव नोशंस की बेसिस पे था, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक लंबा एपिसोड किया कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो पहले इस्लामिस्ट
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, क्योंकि वो हाफिज हैं एज अपोज टू ज़ियाउल हक जिनके अब्बा मौलवी थे लेकिन वो स्कूल गए थे। फिर उन्होंने एक पर्सनल एनेक्डोट भी शेयर किया। आई डू डिसएग्री। ज़ियाउल हक डिड have Islamic inclinations. He genuinely believed in what he did. Just because हाफिज आसिम मुनीर जो है वो मदरसा गए हैं और ज़ियाउल हक स्कूल गए थे, ऐसा नहीं है कि वो इस्लामिस्ट हो जाते हैं और वो इस्लामिस्ट नहीं हो जाते। पर्टिकुलरली अगर हम हिम्मत करके जनरल आसिम मुनीर को डिस्कस करें, उनके जो लास्ट वीक स्पीच थी हाईली क्रिटिकल, हमने एक एपिसोड की, थैंकफुली हम अब तक हैं। बट इंडिया में जो उनका एनालिसिस आ रहा है, आई डू फील वो थोड़ा नुआंस लैक कर रहा है, बिकॉज वो एक ओवर द 2 years का पीरियड देख रहे हैं कि आर्मी अनपॉपुलर है, जो कि हुई है। पीटीआई और आर्मी की जो पोलराइजेशन हुई है, मे बी वो जो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा मिस आउट हो रहा है। I do feel a better argument to make would have been that General Asim Munir now feels confident in his position, which is what has made him, if they're arguing कि हमने किया है, which has made him take this bold step, as opposed to arguing कि वो उनकी जो position है वो इतनी locally threaten हो रही है, तो ये act of desperation है। अगर हम local politics का थोड़ा nuance दें, इमरान खान जिस तरह 26 नवंबर से पहले ऑपोजिशन कर रहे थे, उसके बाद कम कर रहे हैं। रिसेंटली तो और बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। रिसेंटली तो सारा डिस्कशन ये हो रहा है कि वहाँ बातें शुरू हो गई हैं। इन टर्म्स ऑफ बलूचिस्तान, बहुत हार्ड स्टेट की तरह क्रैकडाउन किया है और कोई ऑपोजिशन नहीं आई है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी खामोश हो चुका है, कंप्लीटली मज़ल हो चुका है। बलूचिस्तान पे ना कोई बात की जाती है। मारंग बलोच अब तक अरेस्टेड है। कोई उस तरह से मास रेजिस्टेंस नहीं आ रही। सिंध में कनाल्स वाला इशू है, वो बिल्कुल इशू है। वो अब अनाउंस भी हो गया है मेरे ख्याल से कि कनाल्स अब नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर की जो पोजीशन है वो अंडर थ्रेट है। जी बिल्कुल, जो पोलराइजेशन की वजह से पॉपुलैरिटी कम हुई है आर्मी की, वो हुई है। बट विद इन द पास्ट 2-3 years, जनरल आसिम मुनीर इज इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन ही हैज बिन ओवर द पास्ट 2-3 years। तो दिस आइडिया कि क्योंकि वो अनपॉपुलर हैं तो वो डेस्परेशन के लिए उन्होंने कर लिया, मेरे ख्याल से ये एनालिसिस बहुत ज्यादा फ्लॉड था। उज़ैर, व्हाट्स योर टेक? No, I agree with you, and I think a lot of the misread in Delhi जो है वो I think इसलिए हो रही है क्योंकि उनका जो इकोसिस्टम है वो उसकी शॉर्टकमिंग्स बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ, विच इज़ ऑब्वियस एंड अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जब आपका कांटेक्ट नहीं हो सामने वाले मुल्क के साथ, डिप्लोमेटिक, नॉन डिप्लोमेटिक, कल्चरल एक्सेट्रा, तो आप मिसरीड करते हैं अपने एडवर्सरी को, विच इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एज वेल, जिस पे मेरा एक व्यू, स्ट्रॉन्ग व्यू भी है। हाफिज मुनीर या जनरल आसिम मुनीर के ऊपर आई एग्री विथ यू, ही इज द मोस्ट सिक्योर ही इज एवर बिन, नंबर वन। नंबर टू, जो मिसरीड एक और किया जा रहा है दिल्ली के अंदर वो है कि जनरल बाजवा वाज अ मोर रिस्ट्रेन्ड गाय हु वाज लुकिंग फॉर अ डील विद इंडिया। जनरल मुनीर इज नॉट, ही इज कट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लॉथ इन दैट पर्सपेक्टिव। और उसके अंदर जो उनका पर्सपेक्टिव है एज देव आर्टिकुलेटेड थ्रू देयर प्रॉक्सीज, इन स्पीचेस, इन ISPR प्रेस ब्रीफिंग्स, वो ये है कि अगर आप बलूचिस्तान में एस्केलेट करेंगे, जो कि आप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी मिलिट्री, तो हम कश्मीर में एस्केलेट करेंगे, जो कि इंडिया अब कह रहा है कि हमारे पास एविडेंस है कि आपने किया है। तो आई थिंक ये एक ज़रूरी चीज़ है, फंडामेंटल। जो एक और मिसरीड हुई है वो ये कि पोस्ट सीज फायर, जो जनरल बाजवा की सीज फायर थी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर असैसिनेशन कैंपेन्स हुई, पाकिस्तान ने रिस्पांस नहीं दिया, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ती रही अप अंटिल जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान वाज रिस्ट्रेन्ड। जो रिस्ट्रेंट थी, दिस इज माय एनालिसिस, जो रिस्ट्रेंट थी पाकिस्तान की, वो इंटरप्रेट की गई दिल्ली के अंदर एज वीकनेस, कि इनकी इकोनॉमी खराब है, इनकी पॉलिटिक्स डिस्ट्रॉय हो रही है, भिखारी हैं कोट एंड कोट, और उस वजह से हम जो चाहें हम कर सकते हैं, विच आई थिंक वाज अ मिसरीड। और उस मिसरीड की अब रिकैलिब्रेशन होगी आने वाले हफ्तों के अंदर, क्योंकि क्लियर सिग्नल, अब इफ यू आर इंडियन एंड यू आर लुकिंग फ्रॉम न्यू दिल्लीज वेंटेज पॉइंट, आप बिलीव करते हैं पाकिस्तान ने ये किया है, अगर आप ये बिलीव करते हैं पाकिस्तान ने किया है, तो फिर आपको मालूम हो गया है कि वो जो रिस्ट्रेंड और स्लैश वीकनेस थी वो अब एप्लीकेबल नहीं है, तो आपका ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब इवॉल्व होगा। अब जो डेंजरस पॉइंट है वो क्या है? डेंजरस पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को रेटोरिकली और पास्ट प्रेसिडेंट के थ्रू टाई इन कर दिया है रिटेलिएशन की एक साइकिल के अंदर, जो कि हमने देखी थी लास्ट टाइम भी बालाकोट के अंदर।
अब उस रिटेलिएशन की साइकिल के अंदर आपके पास 2 या 3 मेजर ऑप्शंस हैं, नन ऑफ देम आर ग्रेट। आज प्रवीण स्वामी ने भी लिखा है कि ये इतने आसान ऑप्शन नहीं है कि आप उठ के करना शुरू कर दें। आप एयर स्ट्राइक्स करते हैं, आपके पायलट शूट डाउन होने का खतरा मौजूद है, जो लास्ट टाइम हुआ था। आप मिसाइल्स की तरफ जाते हैं, ब्राह्मोस की, तो मैंने फैसल से बड़ी डिटेल्ड कॉन्वर्जेशन की है। पैराफ्रेज उसका मैं ये कर दूं कि तकरीबन 2.5 मिनट होते हैं मिसाइल लॉन्च होने से लैंड होने में, और आपको मालूम नहीं होता कि उस मिसाइल पे कन्वेंशनल वॉरहेड है कि न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो आप अगर मिसाइल्स की तरफ जाते हैं तो आप एक ऐसी एस्केलेशन कर रहे हैं जिसका आपको वापसी आना बड़ा मुश्किल और महंगा पड़ सकता है। तीसरा, आप क्रॉस बॉर्डर रेड्स कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर रेड्स के अंदर भी ऑलवेज रिस्क है कि आपकी कमांडोज पकड़े जाएं या मारे जाएं। अभी एक बीएसएफ का कांस्टेबल पंजाब के अंदर पकड़ा गया है पिछले 2-3 दिन पहले, उसकी तस्वीरें भी आई हैं। तो नन ऑफ दीज ऑप्शंस आर 100% गारंटीड, क्योंकि इंडिया के पास उस तरह का एडवांटेज टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री नहीं है जो कि हम कह सकते हैं इसराइल का है ओवर ईरान फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो उसकी वजह से बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। और अगर आप एक राउंड के अंदर जाते हैं, लेट्स से एयर स्ट्राइक्स, और उसके बाद आपको पाकिस्तान का रिस्पांस रहा है और जो है स्टेटेड पोजीशन रही है कि हम टिट फॉर टैट प्लस अ लिटिल बिट मोर करेंगे टू रिस्टोर डिटरेंस एंड देन डी एस्केलेट फ्रॉम देयर। तो वो जो साइकिल है उसके अंदर बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, और एक गलती की वजह से भी अगर आप नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं जहां आप मिसाइल्स के ऊपर आ चुके हैं अब, तो यू आर लुकिंग एट एन एस्केलेशन जिसके बाद ऊपर ही जा सकते हैं आप एस्केलेशन में, न्यूक्लियर लैडर पे नीचे आना बड़ा मुश्किल होगा। इन एडिशन टू दैट, आप एक ऐसी सिचुएशन में अब मौजूद हैं जहां अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है, कैपेसिटी वाशिंगटन में स्ट्रेन्ड है इस वक्त बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन, बिकॉज ऑफ ईरान एंड ऑल दी अदर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो वहां आपको मीडिएशन मुश्किल हो सकता है हो, या इतनी तेजी से ना हो। सऊदी अरब, यूएई पिछली दफा कर चुके थे मीडिएट, इस दफा भी शायद वो कोशिश करें, लेकिन वो कितना जल्दी करते हैं वो एक राउंड के बाद ही हमें पता चलता है। तो यू ऑलरेडी आर इन डेंजरस टेरिटोरी। और उसके साथ साथ अब आपके पास एक एडेड डायनामिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर दोनों आपकी जो रेटरिक है वो इतनी शार्पन हो चुकी है कि दोनों लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जनरल मुनीर ऑन बोथ साइड्स, आर नाउ इन अ वे, इन माय ओपिनियन, प्रिजनर्स टू देयर ओन नैरेटिव। और अगर आप प्रिजनर टू अपने रेटरिक और नैरेटिव में बन जाते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें करने को राजी हो जाते हैं जो शायद एक रैशनल एक्टर ना करे। तो वी आर एट अ वेरी वेरी heightened risk of war and conflict right now that can spin out of control. Absolutely, I think in terms of where we win, this is the biggest risk or the biggest escalation in well over a decade at this point. Just जहां हम लोग खड़े हुए हैं, but I don't think there's any threat of nuclear war. इंडिया भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। वे जिस तरह आप बात कर रहे हैं, कैपेसिटी होना एक बात है, फिर उसको प्ले आउट करना स्ट्रेटेजिकली कि भाई एट दिस पॉइंट पाकिस्तान का जो बयानिया है, उसको आप रेटरिक कहें जो भी कहें, पाकिस्तान का जो ऑफिशियली स्टेटेड आर्मी पॉलिसी है वो तो ये है ना कि भाई विल फाइट टू द लास्ट मैन, खुद भी तबाह हो जाएंगे, तुझे भी लेकर डूबेंगे सिस्टम। तो हम अगर आप हल्का भी करेंगे, हम तो सारे न्यूक छोड़ देंगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको वो रिस्क फैक्टर देखना पड़ेगा। कन्वेंशनल वॉरफेयर में आपने सही तरह बिल्कुल सारा प्ले आउट कर दिया है कि उसकी जो रिटेलिएशन का रिस्क है। तो मुझे भी यही लगता है कि आई थिंक व्हाट इंडिया विल डू इज इजराइल हैज आल्सो emboldened the world into these covert operations which clearly have the state stamp and the military stamp, but the state can turn around and be like हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसका सिर्फ डाउनफॉल ये है कि जिस तरह बालाकोट और स्ट्राइक्स, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, उसका क्रेडिट और पॉलिटिकल माइलेज ली गई थी, वो नहीं मिलेगी। बट आई डू थिंक इस वक्त जो इंडिया में फिजा है और जो आप बात कर रहे थे, अगर इस वक्त इंडिया में लोग ये सोच रहे हैं कि जो कश्मीर में हुआ है उसके बाद तो तबाह कर देना चाहिए, बर्बाद कर देना चाहिए, तो आपको ये भी रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान में भी फार राइट का यही सेंटिमेंट था जाफर एक्सप्रेस के बाद। तो अगर हम इसी साइकिल में फंसे रहेंगे कि जब टेररिज्म होगा आप कहेंगे कि अब इसका बदला होगा और बर्बाद होगा और आपके भी इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, तो ये साइकिल फिर कभी भी नहीं टूटेगा और ये नफरतें बढ़ती ही जाएंगी। और अगर हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो यही चाहती हैं, तो आई थिंक
you need to resist and you need to keep your head when all around you are losing theirs, and realize that killing innocent people is never the answer and states should not do that. बट मेरी भी यही कैलकुलेशन है कि कुछ बड़ा जिस तरह इसराइल करता है कोविड ऑपरेशंस के थ्रू किया जाएगा, एंड देन फिर डॉग विस्लिंग करके एक आइडिया होगा कि ये हमने कराया है, या आवाम को एक आइडिया दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स आप उसको मूवियां बना लें, जो भी कर लें, आई डोंट थिंक इंडिया गेन्ड मच फ्रॉम दैट। आई डू थिंक पाकिस्तान एटलीस्ट लोकली वन दैट प्रोपेगेंडा वॉर। तो मुश्किल है, बिकॉज आप अगर सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जाएंगे तो व्हाट हैज हैपेंड इज इन सम वेज बिगर देन पुलवामा, क्योंकि पुलवामा में आपने आर्मी को अटैक किया था। एक आइडिया है कि अच्छा यार आर्मीज तो आपस में लड़ती है। इस वक्त आपने टूरिस्ट को अटैक किया है, स्पेशली इंडिया प्रॉपर से जो लोग गए हुए थे वहां पर उनको अटैक किया है, इनोसेंट लोग हैं, फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं। तो ये एक तरह से एस्केलेशन भी है। तो आप अगर अपनी तरफ से एस्केलेशन करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक से और ऊपर जाएंगे, तो वो पाकिस्तान का फिर जो रिटेलिएशन आएगी या रिस्पॉन्स आएगा वो प्रिडिक्टेबल उस तरह से नहीं है, या वो +1 की जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि आप 4 मारेंगे तो हम 5 मार देंगे, वो बहुत बड़ा रिस्क है। तो मुझे भी यही लगता है कि पाकिस्तानी ज़रा बाज़ार में ख़्याल से जाएँ। थिंग्स आर अबाउट टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री इज़ अबाउट टू गेट वर्स। एंड आई थिंक उसके अंदर एट अ स्ट्रक्चर लेवल एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जो पाकिस्तान इंडिया की मॉडर्न रिलेशनशिप के 2 बेडरॉक्स हैं पोस्ट 71 स्पेशली अगर हम बात करें, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी है और शिमला एग्रीमेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है, शिमला पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं एस्केलेशन में कि जो बेडरॉक ट्रीटीज हैं या अग्रीमेंट्स हैं आपके ममालिक के दरमियान, जिसकी बेसिस पे एक लेवल ऑफ बेयर मिनिमम इन स्टेबिलिटी जो है वो आई थी रिलेशनशिप में, अगर वो दोनों रिमूव हो जाती हैं तो यू आर बैक टू एज फैसल टोल्ड मी 1949। बट द डिफरेंस दिस टाइम अराउंड इज के यू आर बैक टू 1949 की एक लाइन, सीज फायर लाइन, जो ऑलवेज चेंज और फ्लक्स में रहेगी, जिस पे सवाल रहेगा। बट दिस टाइम अराउंड यू आर बैक टू दैट इंस्टेबिलिटी विद न्यूक्लियर वेपन्स, which is a dynamic that I don't think any rational person on any side of the border or anywhere in the world would want to see play out in the subcontinent, especially at a time when इस पूरे रीजन के अंदर बॉर्डर जो है वो एक फ्लक्स के अंदर है। बलूचिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान का बॉर्डर दुरन लाइन अफगानिस्तान नहीं मानता, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपके पास चाइना इंडिया का मसला मौजूद है, और ईस्ट पे बांग्लादेश के साथ जो पूरा बॉर्डर है वो हमेशा से हिस्टोरिकली फ्लक्स में रहा है। उसमें स्टेबिलिटी जो आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि शेख हसीना वाज मच क्लोजर टू न्यू दिल्ली फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। तो अगर आप इस तरफ जाते हैं इस रीजन के अंदर जहां एक ओपनिंग आती है कि बॉर्डर जो है वो जैसे भी हो, सीज फायर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वो एक्सेप्टेबल उस तरह नहीं है जिस तरह पिछले 30-40 साल से रहे हैं, तो फिर एक नया भयानक सा जो है फ्यूचर हमारे सामने मौजूद होगा, क्योंकि इस खित्ते के अंदर 3.5 न्यूक्लियर पावर्स मौजूद हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, और हाफ न्यूक्लियर पावर ईरान है। तो आई डोंट थिंक एनी रैशनल पर्सन, सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा लगता है कि कहना न्यूक कर दो, फ्लैटन कर दो, मार दो, धाड़ दो, लेकिन जब आप एक्चुअल एक्सपर्ट से बात करते हैं जिन्होंने इन चीज़ों पर काम किया है और वर्स्ट केस सिनेरियो स्टडी किए हैं, तो आपको एक बड़ा भयानक सा और खतरनाक सा फ्यूचर नजर आता है, जो कि जोक नहीं है, ये बड़ा रियल रिस्क है। आई मीन आप अगर ऑडी में फिर रहे हैं और सड़क पे एक बंदा बाइक पे है जो आप पे पत्थर मार रहा है, यूर लाइक मैं भी अब इस पे पत्थर मारूं, वो बाइक वाला पूरा लेकर आपकी ऑडी में घुस जाएगा। योर ऑडी विल हैव अ लॉट मोर टू लूज। तो हम बाइक वाले हैं, तो इंडिया को ये भी प्ले आउट करना है कि इस वक्त आप जब दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी बन रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जब बोला है इंडस वाटर बंद कर देंगे, प्योर लाइक वैसे ही पानी नहीं आता क्या होगा, मीम्स बनना शुरू हो गए उस पे फौरन। तो वो इंडिया डेफिनेटली हैज अ लॉट मोर टू लूज। इसमें यूएस वाली बात करने से पहले उधर नजम सेठी ने आपके दोस्त का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि जब बिल क्लिंटन भी आए थे, ये इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान ये अपॉर्चून मोमेंट्स ढूंढता है। तो चीती सिंहपुरा पे जब मैसेकर किया गया था बिल क्लिंटन जब अमेरिका आए हुए थे, तो नजम सेठी ने बोला कि उजैर यूनुस की जो दोस्त है मैडलिन ऑलब्राइट,
उन्होंने तस्लीम किया कि बिल क्लिंटन को भी लगता था कि पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है। क्या आपको इल्म है? क्योंकि नजम सेठी तो बोल रहे थे, वो भी जो था चिति सिंहपुरा, वो भी एक फॉल्स फ्लैग था टू पेंट पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट नेशन। Yeah, so to be honest, this is something I want to find the book and read it because उन्होंने बुक का हवाला दिया है और उस बुक के अंदर का है कि लिखा हुआ था और फिर वो कहते हैं कि वो बुक वापस मंगवाई गई और वो एडिट हम्म। आउट किया गया और फिर किसी और ने भी अपनी किताब में इस बात को एक्सेप्ट किया। आई हैव नॉट लुक्ड इनटू इट, सो आई विल लुक इनटू इट एंड गेट बैक। लेकिन अगर उन्होंने लिखा है तो वो किताब लाइब्रेरी में मौजूद होगी और हम पढ़ लेंगे उसको, क्योंकि इसहाक डार ने भी अपनी प्रेसर में जो हुई थी इसी बात का जिक्र किया था। नजम सेठी पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर इज माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो शो शाम में हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी। बट आई हैव नॉट लुक्ड एट दैट पॉइंट। लेकिन हम्म। पाकिस्तान में एक है बिलीफ कि इंडिया फॉल्स फ्लैग करता है अपॉर्चुन मोमेंट्स पे, इन पर्टिकुलर अमेरिका को अपनी साइड पे लाने के लिए। If anything, out of the two of them, I would say Najam City probably किसी व्हाट्सएप ग्रुप में बोलती होगा, "साग इसको जाकर ना ये बात कर दो।" तो वो out of the two of them, probably Najam Sethi is the one who knew this. मुझे तो नहीं लगता है कि सागदार साहब ने जाके किताबें पढ़ी होंगी। तो इन टर्म्स ऑफ वेयर अमेरिका इज, ठीक है, हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फिडेंट हो गई है कि वो इमरान खान का साथ तो नहीं देगी। बट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इस वक्त अमेरिका के, अगर सारा दुनिया का नंबर वन फोकस अमेरिका का चाइना है, तो चाइना के अगेंस्ट उनकी जो हेज है वो तो इंडिया है, और इंडिया इन टर्म्स ऑफ द मार्केट इज मच लार्जर देन अस। तो वो इंडिया को तो नहीं एंगर कर सकते। प्लस ट्रम्प की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, न्यूक्लियर वॉर हो गई तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, बट छोटी बहुत झड़पें जो होंगी, प्रॉब्ली अमेरिका विल जस्ट लुक द अदर वे। सो वेयर डू यू सी अमेरिकाज रोल इन ऑल ऑफ दिस? आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पोजिशन अमेरिका के लिए। एक तो जैसे मैंने पहले कहा, डिस्ट्रैक्टेड है और कैपेसिटी का फुकदान है। पीट हेग्सेथ आज की एक एब्सर्ड स्टोरी मेरी है, उनकी एक कोट उनका आया था पॉलिटिको में, उस पर बाद में आते हैं। ही इज अंडर फायर, पेंटागन इज अप इन आर्म्स एंड ही इज इनकॉम्पिटेंट। तो डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका का जो है वो मेकअप स्टूडियोज बनवा रहा है डीओडी के अंदर। ये स्टोरी है इस हफ्ते की अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। व्हाइट हाउस के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एम्बैटल्ड है सिग्नल गेट के बाद। मागा के बेस के अंदर जो है वो चाकू निकले हुए हैं प्रोवर्बियल तौर पे कि इसकी छुट्टी कराई जाए। मार्को रूबियो स्टिल सेटलिंग इनटू द जॉब एंड ही इज नॉट कोर मागा, तो उसका शायद किरदार, दिस मई बी अ मोमेंट फॉर हिम टू शाइन। जो मोस्ट ट्रस्टेड फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर या फॉरेन पॉलिसी एम्बेसडर है सदर के करीब, डोनाल्ड ट्रंप के करीब, ही इज अ मैन बाय द नेम ऑफ स्टीव विटकॉफ। लेकिन स्टीव विटकॉफ जो है वो ईरान से भी गुफ्तगू कर रहा है, वो इसराइल गाजा की सीज फायर करवाने की भी कोशिश कर रहा है। वो अभी पुतिन से 3 मुलाकातें भी कर चुका है जहां सीज फायर होके नहीं दे रही, और वो ट्वीटें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के व्लादिमीर स्टॉप करके जो है वो, इसके भी बड़े मीम्स बने हैं इस हफ्ते। व्लादिमीर स्टॉप का क्या मतलब होता है? तो स्टीव विटकॉफ इज द प्रेसिडेंट्स क्लोजेस्ट मैन एंड ही इज गॉट हिज प्लेट फुल। अंदर जो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर साउथ एशिया की जो टीम थी, वो पिछले 2-3 हफ्ते पहले लॉरा रूमर मिलने गई, तो 3-4 की तो वैसे ही छुट्टी हो गई। जो 2-3 बाकी रहे उनको भी नहीं पता उनकी छुट्टी कब होगी, क्योंकि लॉरा रूमर समझती है कि वो लॉयल नहीं है सदर के। तो बड़ी डिस्ट्रैक्शन है अमेरिका की, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका का जो पोजीशन रही है वो ये कि अगर भारत ने एज अ हेज अगेंस्ट चीन उभर के सामने आना है तो उसने 2 चीजें करनी है फौरन। नंबर 1, उसने अपनी मईशत को तेजी से आगे बढ़ाना है, जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट आए, मेक इन इंडिया हो, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई इंडिया के अंदर हो, और उसके थ्रू एक हेज बने दुनिया के अंदर एज अ मैन्युफैक्चरिंग सुपर हाउस। नंबर 2, इंडिया ने अगर चाइना को मिलिटरीली हेज करना है तो उस तरक्की की बुनियाद पे इंडिया इंडियन ओशन के अंदर इन पर्टिकुलर जो है वो एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑपरेट करे, और हिमालयाज के अंदर जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन है वहां वो इन्वेस्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और चाइना को कंट्रोल में रखे पहाड़ों के अंदर और समंदर के अंदर। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ जंग की तरफ जाता है और एक लंबी सी एसिमेट्रिक वॉर या लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो चले जाता है, तो जाहिर सी बात है आपकी सोर्सेज जो हैं वो हिमालयाज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से डाइवर्ट होगी कश्मीर की तरफ या पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, भावलपुर एक्सेट्रा की तरफ, और वो रिसोर्सेज जो हैं
वो सक करेगी आपकी बॉर्डर से प्लस ओशन फोकस की तरफ, तो अमेरिका वो नहीं चाहेगा, नंबर एक। नंबर दो, आप इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी को हिट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट स्लो होगी, लोग जाने से थोड़ा घबराएंगे, जंग चल रही है वगैरह वगैरह। तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग की जो बेट है वो भी उस तरह प्ले आउट नहीं करेगी जिस तरह अमेरिका चाहता है। तो आई डोंट थिंक कि इतना आसान होगा। और आखिरी बात इसके अंदर कि इन दी इवेंट के अमेरिका जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करता है भारत के साथ, सैटेलाइट इमेजरी देता है, ड्रोन्स प्रोवाइड करता है एक्सेट्रा। तो फिर ऑन द फ्लिप साइड चीन के लिए इंसेंटिव बन जाएगा कि अगर अमेरिका टॉयज डिप्लॉय कर रहा है इस थिएटर के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो फिर चीन भी कहेगा कि यार मैं भी अपने थोड़े नए टॉयज पाकिस्तान के पास डिप्लॉय करूं। क्योंकि वार्म अप अगर आपने मैच करना है, थिंक ऑफ इट एज लाइक टूर्नामेंट, राइट? कि मेन टूर्नामेंट तो ताइवान और साउथ चाइना सी का है, चाइना और अमेरिका का। तो अगर आपने वार्म अप करना है तो हम एक वार्म अप कर चुके हैं यूक्रेन रशिया के अंदर, जहां चीन ने रशिया की बड़ी सपोर्ट की है और अमेरिका ने यूक्रेन की सपोर्ट की है। वहां हम टॉयज देख चुके हैं एक्शन में। ये और बड़ा थिएटर है उससे, जहां बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा इवन है। तो यहाँ भी थोड़े और टेस्ट करते हैं ताकि मालूम हो किसके पास कितनी कैपेसिटी है, और उसके बाद वो जो लर्निंग्स हैं स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, मिलिटरी, वेपन सिस्टम्स की, वो फिर इनोवेट किया जाए। तो वी कैन एंटर अ सिचुएशन वेयर ट्रम्प एंड द यूनाइटेड स्टेट्स मे नॉट वांट एस्केलेशन हियर, but they may inadvertently do things that then pull China in, and then we are looking at, again, worst case scenario की मैं बात कर रहा हूँ, at a multiple round of conflict because both the powers want to see how this plays out in Kashmir and in India and Pakistan. मतलब लगने वाले बेसिक समरी ये है, हम ओवर टाइम जा चुके हैं, तो सिर्फ रैप अप करते हुए इंडिया ने जो सस्पेंड तो नहीं की, इन अबेयंस उन्होंने कहा है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी रखी है। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस इन अबेयंस कुछ भी नहीं होता, वियना जाना पड़ता है अगर आप सस्पेंड कर दें। अगेन सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, अगर उसे डिसएग्री करते हैं तो वो एंड में बता देंगे, बट मेरी राय में अगर इंडिया करती है तो इंटरनेशनल दुनिया नहीं इंटरवीन करेगी। इस वक्त इंडिया की इतनी तो डिप्लोमेटिक पावर है कि वो इसको स्वे कर सकें। अगर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, और कनाल्स इशू की वजह से मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता इंडस वाटर ट्रीटी जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स थे, रावी, ब्यास, सतलज, वो इंडिया के पास थे, और जो वेस्टर्न रिवर्स थे, इंडस, झेलम, चेनाब, वो पाकिस्तान को मिल गए थे। बट इंडिया के पास इतना हक था कि भाई आप थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, और अगर आप थोड़ी बहुत उस पे कुछ बिल्ड करेंगे अपने यूज़ के लिए या हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए, वो पाकिस्तान से आपने अप्रूव करवाने हैं, 6 महीने पहले देना है। इस तरह की ट्रीटी रिक्वायरमेंट्स से पाकिस्तान में अब ये बातें की जाती हैं कि आपके जो रिवर्स हैं वो बेच दिए आपने इंडिया को, जबकि आप इंडिया में जब उसकी सारा ज़िक्र सुने, तो वो तो कहते हैं कि इट डिसफेवर्ड इंडिया, द ट्रीटी इटसेल्फ। इंडिया का काफ़ी टाइम से ये मूड रहा है। एक फैक्टर उसमें ये है कि कश्मीर वैली जो है, अगर आपने वो स्पेसिफिकली डेवलप करनी है, तो आपको वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, उन रिवर्स पे करने पड़ेंगे जो टेक्निकली पाकिस्तान के पास है। बी इट्स अ ग्रेट वे ऑफ कंट्रोलिंग पाकिस्तान्स इकोनॉमी। इसीलिए जब एसआईएफसी भी कह रही थी हम तो सतलज पे बना रहे हैं, नहीं, सतलज इंडिया का है। मोदी पहले भी कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान के जो इंडिया के रिवर्स हैं, उसका एक बूंद भी हम पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। तो ब पाकिस्तान इज़ राइट टू से दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, बिकॉज़ कश्मीर का भी एक मेन फैक्टर ये है कि जो हेडवर्क्स हैं वो कश्मीर में हैं। तो पाकिस्तान को शुरू से लगता है कि भई अगर आप हमारा पानी ही कंट्रोल कर देंगे, या पानी के जो हेडवर्क्स हैं, उन पे आपका कंट्रोल होगा, तो फिर तो पाकिस्तान चलता ही एग्रीकल्चर पे है। तो पंजाब जो है, जिसकी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे है, आज भी एग्रीकल्चर पर है, वो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। एंड होपफुली नाउ पीपल रियलाइज़, जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि सिंध एथनिक कार्ड खेल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, कि भई जब पानी नहीं होगा आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। या लोग इस तरह की जो बात कर रहे थे कि पंजाब का पानी है, हमारी मर्ज़ी, हम बंद करें, ना आने दें। फिर आप ये कहेंगे कि अब इंडिया का पानी है, इंडिया की मर्ज़ी, इस तरह नहीं होता। लोअर राइपेरियन राइट्स होते हैं दुनिया भर में, आप इस तरह से पानी नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में ब्रवाडो आ रहा है कि अगर इंडिया बंद करेगा तो फिर चाइना ऊपर से और बंद कर देगा, वो अपर राइपेरियन है। मुझे नहीं लगता कि चाइना इतना हमारा दोस्त है कि हमारे लिए दे विल गो टू वॉर विथ इंडिया। अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस, दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत, आवर फ्रेंडशिप इज़ डीपर देन माउंटेन्स, हायर देन हायर देन माउंटेन्स, डीपर देन द सी पे नहीं चलती। उज़ैर, योर टेक ऑन ऑल ऑफ दिस?
Very quickly, I broadly agree with you. And again, Sindh is the lowest of the low riparians in this scheme of things. And Punjab, Pakistani Punjab is a low riparian in the Kashmir scheme of things. And India is the low riparian in the China scheme of things. इसके अंदर जो एक इशू है वो ये, एंड अगेन इंडिया के स्ट्रैटेजिस्ट को इस बात पे सोचना पड़ेगा दो चीज़ों पर. नंबर एक, कि अगर आप ये करते हैं एज अ टू योर लोअर राइपेरियन पार्टनर इन द ट्रीटी इटसेल्फ, तो आप एक पेंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं जिसका चीन इसलिए शायद एडवांटेज ना ले क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, लेकिन चीन के भी अपनी रीजंस हैं जिसपे वो पहले भी डिस्प्यूट हो चुका है इंडिया चीन का, पानी के राइट्स के ऊपर और उसके फ्लो के ऊपर. तो अगर आप ये पेंडोरास बॉक्स खोलते हैं कि जी एज अ बिगर पावर फॉर वट एवर रीजन वी चूज हम पनिश कर सकते हैं लोअर राइपेरियन को उसका पानी डाइवर्ट करके, तो फिर कल हो सकता है चीन का भी कोई पर्सपेक्टिव इवॉल्व हो. इसलिए नहीं कि क्योंकि पाकिस्तान उनका दोस्त है, उनकी अपनी वजूहत की वजह से. नंबर एक, यही बात कनेक्ट होती है शिमला के एग्रीमेंट के स्टेटस की एंड दिस पॉइंट के कुछ इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर अंदर आ जाओ लाइन ऑफ कंट्रोल की और बॉर्डर इस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल को चेंज कर दो टू टीच पाकिस्तान अ लेसन. कि अगर आप इस तरफ जाते हैं तो फिर पूरे के पूरे खित्ते में काफी सारे बॉर्डर्स ऐसे हैं जो कि पूरे तरह रिजॉल्व नहीं है. तो अगर आप मजबूती की बुनियाद पर या बुलिंग की बुनियाद पर या अपने मिलिट्री पावर सुप्रेमेसी की बुनियाद पर एक के साथ करेंगे तो शायद दूसरा आपके साथ भी करे क्योंकि आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया. इसीलिए मेरा हमेशा से ये पर्सपेक्टिव था कि जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई, पाकिस्तान को हमेशा से एज अ प्रिंसिपल स्टांस यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए था. इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिका बहादुर उसके साथ खड़ा है, इसलिए क्योंकि अगर यूरोप में एक छोटे पावर का बॉर्डर रीड्रॉ होता है बाय अ न्यूक्लियर आर्म्ड सुपर पावर ऑन इट्स बॉर्डर, तो उसका एक इमीडिएट प्रेसिडेंट रिस्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर आता है लॉन्ग टर्म में. जरूरी नहीं है कि वो प्ले आउट हो, लेकिन हो सकता है. तो यही इशू अब इंडिया को सोचना पड़ेगा विद दैट सेम लॉजिक कि अगर आप रिवर राइट्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं एंड पेन इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अ लो राइपेरियन कंट्री, तो आपके ऊपर भी एक राइपेरियन अपर राइपेरियन बैठा है जो आपके साथ भी कल खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो लेकिन कर सकता है फॉर वट एवर रीजन. सो बी केयरफुल अबाउट द पेंडोरास बॉक्स यू चूज टू ओपन हियर. बहुत सारी चीजें रहती है लेकिन हमारा टाइम खत्म हो रहा है. मैं क्विकली रैप अप करता हूँ, देन उधर आपके जो भी कमेंट्स होंगे. पाकिस्तान का जो रिस्पांस था, आई डू फील इट वाज स्ट्रांग एंड मेजर्ड. तो मुझे तो अच्छा लगा जो गवर्नमेंट ने हमें हमारा रिस्पांस दिया, जिस तरह की बातें की, जिंगुइज्म सेंसेशनलिज्म नहीं किया, स्ट्रांग था, मेजर्ड था. दूसरा, आदिल राजा का जो एक ट्वीट है जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि जनरल आसिम मुनीर ही इस ऑपरेशन के पीछे थे. मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए आदिल राजा को, आदिल राजा के फॉलोअर्स को भी अब कल करनी चाहिए कि भाई ये आदमी, एंड कुछ पब्लिकेशन ने उसको उठा भी लिया कि फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर क्लेम्स. आदिल राजा को कोई सीरियसली नहीं लेता, वो एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो अपना कारोबार चलाते हैं, वो लोगों से पैसे लेते हैं इस बात के कि देखो मैं रेवोल्यूशन लीड कर रहा हूँ. जब वो पाकिस्तान में थे तो वो मिलिट्री के एक वही थे जो सड़क पे फिर रहे होते हैं, वो गालियां दे रहे होते थे जर्नलिस्ट को. अब वो अपना पैसा कमाने के लिए एक गिरफ्तार है, उसको कोई सीरियसली नहीं लेता, उसको रात को जो ख्वाब आता है वो ट्वीट कर देता है. होपफुली जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको अब ये नजर आ रहा होगा कि आपकी पॉलिटिकल अफिलिएशन जो है उसको इस्तेमाल करके इस तरह के लोग पैसे कमाते हैं, इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए. अर्नब गोस्वामी का उजैर ने जब रिसेंटली जिक्र किया था, पाकिस्तान के जो लोग अर्नब गोस्वामी बुलाता है और वो जिस तरह की बातें करते हैं, वो क्यों कर रहा है? वो व्यूज़ के लिए कर रहा है ना. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई एक शो हो सकता है, नेशनल मीडिया पर, नेशनल टीवी पर, और इंडिया की कवरेज देखने के बाद मुझे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी आ गई है पाकिस्तान मीडिया की, कि पाकिस्तान मीडिया टेंड्स टू बी अ लॉट मोर मेजर्ड. आपके जो बोल्ड टाइप एक एक्सट्रीमिस्ट शोज़ होते थे, उनको ही आप सिर्फ अर्नब से कंपेयर कर सकते हैं. बट मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के पूरे मीडिया पर आप कोई इंडियन बुला सकते हैं, जो आकर इस तरह की बातें करे कि हम पाकिस्तानी सोल्जर्स का फर्टिलाइज़र बना देंगे. इस तरह की जो बातें करते हैं, अर्नब जानबूझ के उनको बुलाता है, ताकि वो आपको ये भी दिखा सके कि ये देखो दुश्मन इस तरह से सोचते हैं, पाकिस्तान इंडिया का इस वक़्त ये हाल है, लड़ो मरो. बी कम्युनलिज़्म जो लोग फैला रहे हैं, आप जाकर लोगों के उनके इंटरव्यूज़ देखें जो कश्मीर में हैं, जो इस टेररिस्ट इंसिडेंट में जिन लोगों ने सफ़र किया है, उनके विक्टिम्स ने भी बोला कि लोकल्स ने हमारी हेल्प की, हमें पहुँचाया, हमें सेफ्टी तक लेकर गए, टेररिस्ट के सामने खड़े हुए. इंडिया के भी इंटरेस्ट में नहीं है कि आप उसको एक हिंदू-मुस्लिम जंग बनाकर पेश करें, क्योंकि इंडिया में मुसलमान हैं. तो मेकिंग इट अ हिंदू-मुस्लिम थिंग may help you with views, may help you with
some politics of yours, but it hurts India. If anything, it advantages Pakistan. अगर इंडिया में आप इसको एक हिंदू मुस्लिम जंग बना दें और कश्मीर के जो लोकल्स हैं उनके भी बार बार इंटरव्यूज आए, उन्होंने बोला भाई हमारा क्या इंटरेस्ट, हमारी जो जिंदगी है वो चलती है टूरिज्म से। तो अगर टूरिज्म ही नहीं आएगा और टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा, हम तो इकोनॉमिकली सफर करेंगे, तो हम ये क्यों करेंगे? तो प्लीज इंडिया भी अपने इंटरेस्ट को फॉरमोस्ट रखे और इसको एक हिंदू मुस्लिम जंग ना बनाए। आपने पाकिस्तान से नफरत करनी है, आपने फवाद खान की फिल्म खत्म करनी है। बेचारा फवाद खान सोच रहा होगा कि मैं किस टाइम ही होना था, मैं इतने सालों बाद कम बैक कर रहा हूँ और अब फिल्म नहीं आएगी। आप करें, आप शौक से करें, आप पाकिस्तान को गालियां दें, बट मेकिंग इट अ हिंदू मुस्लिम थिंग ओनली हर्ट्स इंडिया एंड द पीपल ऑफ इंडिया। And I'll conclude with this point, शहजाद। एक किताब है, अगर लोग पढ़ना चाहते हैं, छोटी सी किताब है, स्लीप वॉकर्स। तारीख है छोटी सी पहली जंग अजीम की, जिसकी अगर आप शुरुआत उस किताब की पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितने एक्साइटेड थे लोग यूरोप के अंदर के जंग हो रही है, और किस तरह माओ ने, बहनों ने अपने नौजवान बच्चों को, भाइयों को अलविदा कहा उस जंग के अंदर। वो बड़े एक्साइटेड थे, ऑनर लेने जा रहे हैं। और उस जंग के बाद की आप अगर कहानियां पढ़ें तो आपको मालूम होता है कि वो कितनी भयानक, कितनी जो है ट्रॉमेटिक तरह की एक जंग थी, पहली जंग अजीम। दूसरी जंग अजीम तो थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन एट मैनी लेवल्स वाज मच मोर हॉरिफिक बिकॉज ऑफ ट्रेंच वॉरफेयर एटसेट्रा। तो आप वो किताब पढ़ें। आखिरी बात ये कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, यूट्यूब पर बैठ के मार दो, धाड़ दो, हिंदू मुसलमान कर दो, इनको, इनके गले काट दो, इनका फर्टिलाइजर बना दो, ये बड़ी अच्छी चीजें लगती हैं क्योंकि आपको डोपामीन हिट मिल रहा है सोशल मीडिया के व्यूज से, लाइक से, कमेंट से। लेकिन जरा सा सोचें कि इन दहशतगर्दों ने जिन लोगों को कत्ल किया है बर्बरियत के साथ, उनके घर वाले हैं, वो अफसोस मना रहे हैं, उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बाप हैं, वो सब याद कर रहे हैं अपने प्यारों को जो टूरिज्म के लिए गए थे, अच्छा टाइम मनाने के लिए गए थे। हम में से कोई भी हो सकता है सिचुएशन में, और वो अब घर वापस नहीं आ रहे। तो उन एम्पैथी दिखाएं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्द अटैक होता है, जाफर एक्सप्रेस हो, कोई और हो, कोई जो है नॉन मुस्लिम राइट हो, इंडिया में कोई और राइट हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि आप इस पे सियासत करें, कम्युनलिज्म करें, जिंगोइज्म फैलाएं, जंग की बातें करें, लेकिन अल्टीमेटली उन घर वालों का जरा सोचें जिनके प्यारे जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और सिर्फ इस दुनिया में नहीं, इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो गलत जगह पे मौजूद थे, गलत टाइम पर, और दहशतगर्दों ने उन्हें मार दिया क्योंकि उनको कुछ आयत पढ़ना नहीं आती थी, उनको कुछ कहना सही तरह नहीं आता था, या उन्होंने थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बात की किसी दहशतगर्द के सामने। तो अगेन थोड़ा सा अपनी इंसानियत पे गौर करें। सोशल मीडिया पे आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि जिंगोइज्म फैलाया जाए, लेकिन अल्टीमेटली लोगों की जानें इस तरह जाती हैं और इस पे कोई विनर नहीं हो सकता। थैंक यू ज़ैर। मैंने तो मीम्स लाइनअप की हुई थी, लेकिन आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है कि उसके बाद कॉमेडी करना या उस तरह की बातें करना सेंस नहीं बनता और मेरी बैटरी किसी भी सेकंड खत्म हो जाएगी। बस आपको खुशी होगी जानकर कि आप ही की तरह का एक इंसान है कि जब स्केचेस आए तो किसी ने उन स्केचेस में बाबर आजम को डाल के वायरल कर दिया कि बाबर आजम भी उनमें से था। तो प्लीज इस तरह की चीजें मत करें।